जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस दूसरे वीडियो में जिसमें हम देख रहे हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं 2021 की जो ऑनलाइन मोड में हुआ था उसके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के क्वेश्चंस। सबसे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और यकीन मानिए इन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप कर देंगे, अच्छे से समझ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इधर से या उधर से घुमा के आपसे पूछता है। दूसरी चीज़, आपको जो है ना ये हिंदी तो देखना ही देखना है, मैं कई बार बता चुका हूँ। उसको जो इंग्लिश वर्जन है, जो इंग्लिश है, उसको भी आप देखिए, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा क्लिष्ट होता है, इंग्लिश आपका थोड़ा सा आसान होता है। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, ग्रामर जो क्वेश्चन था वो आया हुआ था, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का किस क्रम में होता है ना। विकास का क्रम बच्चों में किस क्रम में होता है? पहला है संवेदिक मूर्त अमूर्त, दूसरा है आपका अमूर्त, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? दूसरा है आपका अमूर्त सांवेदिक मूर्त, तीसरा है आपका मूर्त अमूर्त सांवेदिक और चौथा है अमूर्त मूर्त सांवेदिक। सबसे पहले तो हम समझने का प्रयास करेंगे ना, जीन पियाजे उन्होंने कहा था ये सारी चीज़ें, ये सेंसरी जब बात करते हैं, कॉन्क्रीट की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, संवेदिक क्या होता है, मूर्त क्या होता है, मूर्त संवेदी क्या होता है। देखिए संवेदात्मक, जो हमसे एक संवेदात्मक का मतलब होता है ना कि हम छू कर जिसको समझ सकें, सेंस कर सकें, छू सकें, समझ सकें, स्मेल कर सकें। जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं ना, ये सेंसरी ऑर्गन्स है। ये संवेदात्मक जो है ना, ये अंग है हमारे। जैसे नाक से हम सूंघते हैं और आप जीभ से अब स्वाद लेते हैं, कान से हम सुनते हैं, इसी प्रकार से स्किन से हम क्या करते हैं, टच करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आती है, संवेदात्मक होती हैं। आप जब देखें ना, जब एक छोटा बच्चा जब होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो चीज़ों को दांत से अपने काटता है, दांत से काटने का प्रयास करता है, छूने की कोशिश करता है, पानी छुएगा, सामान छुएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, तो वो अपने सेंसरी ऑर्गन्स से ना वो चीज़ों को क्या करता है, प्रबल करने की कोशिश करता है। तो जो आपकी 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है ना, वो होती है सांवेदिक या फिर सेंसरी मोटर, ठीक है। वो एज ऐसी होती है ना कि सेंस करने का प्रयास कर। देखो क्वेश्चन आपको क्या करना है ना, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है ये क्या कह रहा है। सेंस करेगा बच्चा, क्या करेगा, सेंस करेगा। सबसे पहली चीज़ क्या है, वो सेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, दूसरा चीज़ क्या कह रहा है, अब मूर्त समझिए। मूर्त क्या होता है? मूर्त कह रहा है, देखो जो प्रत्यक्ष है ना वो मूर्त है, जो प्रत्यक्ष है वो मूर्त है। जो प्रत्यक्ष की बात करते हैं वो मूर्त है, जो हमारे सामने है वो मूर्त है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, वो क्या है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ से उसको टच कर सकते हैं, वो मूर्त है। जो हमारे सामने है वो प्रत्यक्ष है। अमूर्त क्या है? जो हमसे दूर है ना, जो एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर हम बात करें ना, ब्लैक होल की बात करें, उसको हमने देखा तो नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है ना, अमूर्त चीज़ हो गया। जैसे मैथ की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, वो अमूर्त होती हैं। जैसे हम ये चीज़ कहते हैं कि राम ने 5 ये दिया, 5 पेन दिया किसी और को, और 5 पेन श्याम ने दिया, तो कितने पेन हो गए, ये अमूर्त हो गया। वही कॉन्सेप्ट अगर हम सामने रख दें, 5 पेन देखें एक बालक को और दूसरा 5 पेन और एक दूसरे बालक को दें और जोड़ के कहें कि देखो जोड़कर कितना हुआ, तो वो दोनों क्या करेंगे, वो दोनों जोड़ेंगे और ये हो जाएगा मूर्त, यानी कि ये प्रत्यक्ष है। तो तुम समझने का प्रयास करो एक प्रकार से, ये रटना नहीं है, इसको रटने की कोशिश नहीं करना हमको। जैसे जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, अब तो आसान हो गया ना। पहले तो उसका सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होंगे, उसके बाद से मूर्त का कॉन्सेप्ट बनाएगा। इसीलिए जब आप टीचर हो जाएंगे ना, जब आप टीचर बनेंगे और स्कूल में जाएंगे, जब आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, उस ट्रेनिंग्स में बताया जाता है कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर चलना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलना है। ये कॉन्सेप्ट तो आपको एकदम रट जाएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो देखो जैसे ही एक चीज़ याद रख लो, मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना। तो पहला आपका हो गया संवेदात्मक, दूसरा हो गया मूर्त और तीसरा हो गया अमूर्त, यानी कि आपका विकास का जो क्रम है ना वो यही है, पहला वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है भाई। देखो कोई शर्मिला होता है, कोई आपको इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है ना। कोई क्या होता है, मैथ में अच्छा होगा, कोई आपका आर्ट में अच्छा होगा। तो सबका अपना अपना क्या होता है, एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, वही होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में
एक प्रगतिशील जो कक्षा है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, सभी लोग सीखने के लिए उत्सुक हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो उसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार से देखी जानी चाहिए। पहला जो ऑप्शन है वो अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। क्या एक ऐसा बच्चा जो मैथ में तेज है, या फिर क्या एक ऐसा बच्चा जो आर्ट में तेज है, क्या वो अधिगम यानी कि लर्निंग प्रोसेस में एक हिंड्रेंस है, बाधा है? ये बिल्कुल नहीं है, ये ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है, सभी लोग एक इंक्लूसिव क्लासरूम में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। कोई बाधा नहीं है इस प्रकार के बच्चे, अगर इनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए तो ये बच्चे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं। अगला है अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। ये अध्यापक के पक्ष पर असफलता। आप अपने आप को ना एक टीचर मान के देखिए, टीचर मान के देखिए, आप अपने आप को एक स्टूडेंट मान के देखिए, आप एक मान के देखिए कि आपका अपना बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो पेडागॉजी है बहुत ही आसान है, एकदम मतलब बिल्कुल आसान है आपको करने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, केवल आपको टीचर मान के चलना है या तो खुद स्टूडेंट मान के चलना है। तो अध्यापक के पक्ष पर असफलता, अध्यापक के पक्ष पर असफलता क्यों होगी? अगर आप थोड़ा सा उसको ध्यान दे देंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस जिसके अंदर जो कमज़ोर बालक है उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे, स्केल फोल्ड कर देंगे, और या फिर उसको आप सपोर्ट कर देंगे तो अच्छा बेहतरीन करेगा। तो अध्यापक के पक्ष पर यह असफलता नहीं है। तीसरा है क्राइटेरिया ऑफ फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। ये हमको करना ही क्यों है? योग्यता आधारित मापदंड समूह बनाने की हमको आवश्यकता क्या है? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये तो जब हम रिमेडियल जब टीचिंग करते हैं ना, रिमेडियल टीचिंग का मतलब होता है कि उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। जब बच्चों का जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको थोड़ा एक अलग ग्रुप में बांट देते हैं और उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये कोई एक इंडिविजुअल डिफरेंस एक पैमाना नहीं होता उसका, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रेमेडियल जब उपचारात्मक शिक्षण करते हैं तो कौन सा बच्चा जो टारगेट था उस टारगेट को प्राप्त किया कि नहीं किया। जैसे दूर पास छोटा बड़ा की अवधारणाएं अगर कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है, दूसरा बच्चा समझ पा रहा है, तो हम उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे कि इस पर अच्छा हमको काम करना है। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है ना, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है ग्रुप बनाने का। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अगर क्राइटेरिया है तो ये है कि कॉन्सेप्ट जो हम बच्चे को समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एक अलग ग्रुप में डालेंगे और उस बच्चे को भी नहीं पता चलेगा कि हम अलग ग्रुप में हैं, और उस पर हम बेहतर कार्य करेंगे और अच्छे से ध्यान देंगे। और जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना आपका, ये कह रहा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये ऑप्शन आपका सही है। जब आप देखेंगे कि बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस है, बहुत हैं बच्चे हैं, कोई थोड़ा सा वीक है, कोई इस सब्जेक्ट में अच्छा है, कोई इस वर्क में अच्छा है, तो आप उसी हिसाब से ना प्लानिंग बनाएंगे, लेसन प्लान बनाएंगे। आपने बीएड करा हुआ, आप जानते हैं कि लेसन प्लान बनता है कैसे, ये तो सब जानते हैं कि छापते हैं ना एक तरीके से, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। जब एक्चुअल आप बात करते हैं, आप टीचर देखो, ये सारी चीज़ें सिद्धांत में हैं, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें सिद्धांत में है। सिद्धांतवादी अगर हम बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है? एक सिद्धांत है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंस वाले बच्चों के लिए एक अलग से लेसन प्लान बनाएंगे, एक अलग से टीचिंग प्लानिंग बनाएंगे। ये सारी चीज़ें सिद्धांत हैं। उसको जब आप टीचर बन जाएंगे तो उसको प्रैक्टिकल करना है, आपको धरातल पर उतारना है, तभी एक अच्छे टीचर बन पाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। इसका आंसर है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए, इन अ इंक्लूसिव क्लासरूम। पहले तो बेटा समझना ये पड़ेगा ना कि इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है। अभी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये पता भी नहीं होगा कि इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है। समावेशी कक्षा, सम धन अवशेषी, सम एक प्रकार से समावेशी, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, यानी कि उसमें हर प्रकार के बच्चे होंगे। कुछ कमज़ोर बच्चे होंगे, कुछ तेज बच्चे होंगे, कुछ दिव्यांग बच्चे होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जिनको देखने में थोड़ी सी समस्या होती है, ऐसे बच्चे होंगे जिनको सुनने में थोड़ी सी समस्या होती है। सब पे हमको समान रूप से काम करना है। इसीलिए जब हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, टीचर्स को जब हम बताते हैं तो उनको कहते हैं, तो क्लासरूम का जो अरेंजमेंट होता है उसमें आप क्या करेंगे, उसमें जो बच्चों को कम दिखाई देता है उसको आगे बैठाएंगे, जिसको कम सुनाई देता है उसको आगे बैठाएंगे, और डेस्क बेंच एक रेक्टेंगल शेप में लगाएंगे, या फिर इस प्रकार से लगाएंगे कि सभी बच्चों को ब्लैक बोर्ड दिखाई दे, सभी
बच्चों को स्पष्ट रूप से सुनाई दे। तो ऐसा इंक्लूसिव क्लासरूम हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है इन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल। ठीक है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल। दूसरा है अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अविभेदी समरूपी निर्देश, सेग्रेगेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी। और लास्ट में है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एंड मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। यार परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, ये प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य क्या है? कह रहा है कि हमको एक प्रकार से ऐसा गोल करना है कि उनका प्रदर्शन सुधारना है, उनको अच्छा करना है, उनको बेहतर करना है। ठीक है, ये हमारा ये परफॉर्मेंस वाली चीज़ें हैं ना, ये देखो सीधे सीधे जब भी आपका क्वेश्चन आए ना उसमें लिखा हो कि अकादमिक सुधार करना है, परफॉर्मेंस निखारना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी की सारी चीज़ें सीधे सीधे गलत कर देना है। आपको करना क्या है कि आपके जो बच्चा है ना उसको सीखने के अवसर अधिक प्रदान करना है, उसमें नॉलेज देना है, आपको ज्ञान देना है, उसमें कंपटीशन नहीं कराना है वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद से अगला है अनडिफरेंट इंस्ट्रक्शन, अविभेदी अनडिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सभी के लिए समान इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, सभी के लिए समान चीज़ें होनी चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम में ऐसा नहीं हो सकता है, सभी के लिए आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दूसरा भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? दूसरा भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। परफॉर्मेंस, अगर जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अकादमिक नंबर की बात करते हैं, तो सीधे सीधे वो क्वेश्चन वहीं गलत हो जाता है। कभी भी किसी बच्चे की दक्षता जो है वो उसके नंबर से नहीं आंकी जाती है, उसके परफॉर्मेंस से नहीं नापी जाती है, उसने कितना सीखा उससे नापी जाती है। दूसरा है अनडिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सभी के लिए समान निर्देश नहीं, जिसको कम सुनाई देता है, जिसको कम दिखाई देता है, या फिर जो मंदबुद्धि थोड़े से बच्चे होते हैं उनके लिए हमको डिफरेंट प्रकार के इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, एक समान का इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। और सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव, यार क्या ये तो एकदम सीधे सीधे आपको समझना चाहिए कि गलत है। किसी की सामाजिक पहचान के आधार पे, किसी कास्ट के आधार पे, किसी की सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के आधार पे हम बच्चों को अलग नहीं कर सकते हैं ना। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन क्या है वो है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, यही हमारा इंक्लूसिव क्लासरूम का एक मकसद है, एक सिद्धांत है, एक लक्ष्य है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हम क्वेश्चन करते हैं ना वो हम टीचर समझ के करते हैं, अपने आप को टीचर समझिए या फिर स्टूडेंट समझिए, उसके आधार पे आप करिए तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। ये पेडागॉजी तो एकदम आसान है, चलो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसमें एक आध सिद्धांत है वहाँ पे गलत हो जाएंगे, पेडागॉजी आपसे कैसे गलत होगा? एकदम गलत नहीं होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र, ये रिटार्डेड, हम किसी को कैसे कह सकते हैं रिटार्डेड? नहीं। हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, ये भी नहीं कह सकते हैं। लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना वो है स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, यही हम हमेशा कहते हैं दिव्यांग। विकलांग छात्र समाप्त हो गया है, अब हम जब भी बात करते हैं तब बात करते हैं दिव्यांग लोगों की, दिव्यांग बच्चों की। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब नॉट वाला क्वेश्चन होता है ना, ये यार यहाँ पे समस्या हो जाती है। नॉट वाले क्वेश्चन में हम नॉट भूल जाते हैं और क्या करना चाहिए पे मार के चले आते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। आप देखेंगे ना, जैसे हम आपको किस माध्यम से पढ़ा रहे हैं, किस माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ा तो नहीं रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि एक जो अध्यापक होता है वो हमेशा एक स्टूडेंट होता है, वो कभी अध्यापक नहीं होता है। तो यूज़ मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, हमको क्या करना चाहिए? एक मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड का इस्तेमाल करना चाहिए। एक दीक्षा प्लेटफॉर्म होता है ना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग करके है, ये बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा चलाया हुआ है। उसमें क्या होता है, वीडियोस होते हैं, ऑडियोज़ होते हैं, उसको आप देखते हैं। तो ये कभी भी ना, ये जो कह रहा है कि दिव्य क्या हमको नहीं करना चाहिए, तो ये तो हम करेंगे ही ना। ऑडियो विजुअल एड्स आप ट्रेनिंग में भी, आपकी बीएड या बीटीसी की ट्रेनिंग होगी, उसमें एक टीचिंग आपका होता है टेक्नोलॉजी वाला, उसमें आपने देखा हो कि हमको इसका यूज करना चाहिए। यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्टिव पेडागॉजिकल अप्रोचेस, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपागमों का इस्तेमाल।
कंस्ट्रक्टिव आप अगर पेडागॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो वो तो अच्छा ही है ना। अधिगम की कठिनाइयों को दूर को कैसे कर सकते हैं, जब हम एक संरचना हो, अरे हम एक प्रैक्टिकल चीज़ बता दें उसको। अगर मान लो हमें कोई बायोलॉजी का कोई चीज़ पढ़ाना हो, जैसे मान लो हमको पुष्प पढ़ाना है, तो हम खेत में लेके जाके उसको पुष्प दिखाएंगे, पौधे दिखाएंगे, उससे हम पढ़ाएंगे। ये क्या हो गया, एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल ऐड भी उसको दिखा रहे हैं, सहायक सामग्री भी उसको दिखा रहे हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। और व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये तो आप जानते ही हैं कि जब भी हम टीचिंग करते हैं हमारी एक लेसन प्लान होती है, हमारा एक एजुकेशनल जो प्लानिंग होती है वो होता है। यानी कि हम एक अपने स्कूल में जब आप यहाँ पे सीटेड या क्वालिफाई करके आप जाएंगे स्कूल में, तो आपको देखेंगे कि आपको पूरे साल का एक लेसन प्लान, एक प्लान बनाना पड़ता है स्कूल के लिए कि स्कूल में हम क्या क्या करेंगे, है ना। तो एजुकेशनल प्लानिंग भी आपकी ज़रूरी है। और लास्ट में आपका ऑप्शन क्या बचता है, लास्ट में बचता है प्रेस्टिज स्ट्रक्चर फॉर पेडागॉगी एंड असेसमेंट। शिक्षक वही है जो अपने आप को समय के अनुसार ढाल ले। एक बात समझने का प्रयास करिए, शिक्षण जो है, जो आप लर्निंग जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम किसी चीज़ पे रिजिड हो जाएंगे, जटिल कर लेंगे किसी चीज़ को, तो बच्चों को कैसे समझ में आएगा, कैसे हम सुधार करेंगे। तो जहाँ रिजिड करने की बात हो रही है, यहाँ पे जटिल शब्द आ रहा है। हम टीचिंग क्यों करते हैं, हम चीज़ों को आसान बनाने के लिए करते हैं। जब वहाँ पे जटिलता की बात आ जाएगी तो वो कठिन हो जाएगा अपने आप में, ठीक है। तो हम जटिलता की बात नहीं करते हैं, हम चीज़ों को आसान करने की बात करते हैं। इसलिए ये ऑप्शन जब नहीं का है तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि हमें चीज़ों को जटिल नहीं बनाना है, हमको चीज़ों को आसान बनाना है। तो हम द्रव्य शब्द सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है हमारी, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लानिंग होती है, लेसन प्लान बनाते हैं हम, टीचिंग प्लान बनाते हैं। लेकिन लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो चीज़ों को हम जटिल नहीं करते हैं, रिजिड नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, लो कंप्रेहेंशन। लो कंप्रेहेंशन का मतलब समझ रहे हो कि एक चीज़ आपको कुछ दे दें, मान लो एक आपको पैराग्राफ पढ़ने के लिए दे दें, और एक राजा था, एक रानी थी, उसकी 4 बेटियां थीं। फिर बच्चे से हम पूछें कि बताओ बेटा ये राजा और रानी की कितनी बेटियां थीं, बच्चा उसको बता ही ना पाए या फिर कम्युनिकेट ही ना कर पाए, तो कम परिज्ञानता, इस प्रकार से इसमें लो कंप्रेहेंशन की बात इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये कैसे सृजनात्मकता की पहचान, ये तो नहीं हो सकती ना कि हम कोई पैराग्राफ दें या फिर कोई आप एक बात, आप स्टोरी सुनाया, पूछें बच्चे से बताओ कि स्टोरी में क्या था, वो अपने शब्दों में ही ना कह पाए, वो उसको बता ही ना पाए, तो ये कहाँ से आपकी क्रिएटिविटी होगी। ये तो पहला ऑप्शन सीधे सीधे गलत हो जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या बात कर रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहा है कि आपके पास डिफरेंट प्रकार की थिंकिंग हो, आप सोचने का अप्रोच जो हो थोड़ा सा वो अलग हो, आप हर एक दिशा में सोच सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक पेन है और इस पेन को मैंने क्या किया, 5 रुपये में बेच दिया, और बेचने के बाद जो इसकी कॉस्ट जो थी वो 3 रुपये थी, तो मेरे पास कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो मान लो अगर बच्चे से हम पूछें, वो कहेगा सर 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर उससे कहें कि मान लो ये 3 रुपये की जो चीज़ थी इसको हम 1 रुपये में बेच दें तो कितने रुपये का लॉस होगा, वो बच्चा बचाएगा सर 2 रुपये का लॉस हुआ। फिर जो भी लॉस हो, उसको थिंकिंग है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग, उसको थिंकिंग दिया जा रहा है। या फिर हम ये पूछ दें कि पेड़ पौधे क्यों हमारे लिए उपयोगी हैं, वो तुरंत जवाब देगा कि सर ये ऑक्सीजन देते हैं इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ये तो डिफरेंट प्रकार की थिंकिंग है। उसके पास एक रीजनिंग एबिलिटी है, उसके पास क्या है, एक रीजनिंग, तर्क करने की शक्ति है। तो ये ऑप्शन तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता। किसी भी चीज़ के लिए अति सक्रियता आवश्यक नहीं है। और लास्ट में है इन अटेंटिवनेस, यानी कि वो सतर्क नहीं है, वो अटेंटिव नहीं है। तो ये तो ऑप्शन आपका चौथा भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना, वो देखो वो सबसे सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। देखो टीचर मान के चलो या फिर तुम अपने आप को स्टूडेंट मान के चलो, तुम देखो कि कैसे चीज़ों को हम क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या करूँगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग करूँगा या फिर अति उत्साही हो जाऊँगा, क्या करूँगा, तब तुम्हें चीज़ों को समझने में आसानी होगी और प्रश्न आसानी से कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, a teacher should avoid talking about aspects related to diversity। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, ठीक है।
ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। यूज स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टेरियोटाइप, यहाँ पे निगेटिव स्टीरियोटाइप, जहाँ स्टीरियोटाइप आ जाएगा देखो बेटा वो गलत हो जाएगा। तो पहला तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। रूढ़िया और रूढ़ितावादी चीज़ों को हमको क्या करना है, दूर करना है। तभी तो हम टीचर बन रहे हैं, तभी तो हम इस बच्चे के भविष्य, जो बच्चे होते हैं देश का भविष्य होते हैं, तभी तो हम भविष्य बनाएंगे देश का। तो स्टीरियोटाइप कैसे हो सकते हैं? चौथा ऑप्शन तो सीधे सीधे है। सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना। बेटा अभी हमने कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो सबके लिए एक मानक हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? सभी के लिए एक मानक नहीं हो सकता। एकेडमिक जो मानक होते हैं सभी के लिए एक नहीं हो सकते। ये सीधे सीधे गलत हो जाएगा। उसके बाद से विवादित संबंधी मुद्दों, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। क्यों टालोगे तुम? यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है डाइवर्स बैकग्राउंड, विभिन्न बैकग्राउंड, विभिन्न पृष्ठभूमि। जब आप एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बनते हैं ना, तो आपके पास जो बच्चे होते हैं मध्यम वर्ग से होते हैं, गरीब परिवारों से भी होते हैं, और आप हर एक प्रकार की क्या बोलते हैं ना, एक विविध पृष्ठभूमियों के बच्चे होते हैं। तो उनसे बातचीत करोगे तभी तो आपके साथ आत्मीयता का एक संबंध होगा। ठीक है, आत्मीयता का संबंध होगा तभी वो बच्चे आपसे सीख पाएंगे। अगर वो आपसे बातचीत नहीं करेंगे, आप उनसे जुड़ नहीं पाएंगे, तो आप उनको सिखा नहीं पाएंगे। तो ये पहला जो है ना, कह रहा है कि अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। बिल्कुल नहीं टालनी चाहिए। आपको बातचीत करेंगे तभी तो आपसे जुड़ेंगे, वो आत्मीय संबंध बनेगा। इस प्रकार से आप उनको सिखा पाएंगे। ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, विभिन्न प्रकार की बातचीत करनी चाहिए, विविध पृष्ठभूमियों से बातचीत करनी चाहिए, उदाहरण देने चाहिए, जिससे बच्चा आपसे जुड़ेगा और वो सीख पाएगा। तो ये ऑप्शन दूसरा जो है इसका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। देखो दो जो एबिलिटीज़ होती हैं ना, वो हर एक बच्चे के अंदर अगर डेवलप हो जाए तो बहुत अच्छा है। पहला तो रीजनिंग एबिलिटी है, तर्क करने की क्षमता है। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, सुसाध के, फैसिलिटेटेड मतलब क्या होता है, सहारा देना, फैसिलिटेट आगे बढ़ाना। इस प्रकार से तुम कर सकते हो उसको समझने का प्रयास। तो क्या है कि पहला तो है फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर। ठीक है। 18वां देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कब आएगा? ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास तब आती है जब आप सोचने का, तर्क करने का क्षमता देंगे उसको। प्रॉब्लम सॉल्विंग कब आएगा? जब उसको आप किसी समस्या में डालेंगे ना। ठीक है, समस्या में डालेंगे तब तो उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आएगी। अगर आपको एक ही प्रकार से एक रटने पर जोर देंगे और इस ढेरे पे चलाएंगे तो कैसे सीखेगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर नहीं आएगा। जब एक बच्चा परिवार में होता है, जब बाहर जाता है ना कहीं पढ़ने के लिए, खुद से खाना बनाता है, खुद से कपड़े धुलता है, खुद से अपने सारे काम करता है, तब उसके अंदर वो क्षमता विकसित होती है कि हाँ मैं डाइवर्स स्थिति में खड़ा हो सकता हूँ। ठीक है, तब उसके पास वो कंडीशन आती है। नहीं तो बहुत लाडला होता है, वो रोता भी है खाना बनाने में, वो खाना ही नहीं बनाने आता उसको, तो वो रोता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कब आएगी? जब उसको इनकरेज करेंगे हम कि नहीं तुम ये कर सकते हो आगे बढ़ के। ठीक है, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर इससे कुछ नहीं होगा। अभ्यास करवाएंगे तो एक ही प्रकार की चीज़ें वो करेगा, उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन आपने दे दिया उसको सॉल्व कर लिया। दूसरा है, ये तो पहला सीधे सीधे है, एक प्रकार की चीज़ें करने से प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आएगी। इनकरेजिंग फिक्स प्रोसेस ऑफ सॉल्व, समस्याओं को हल करने हेतु अटल प्रक्रिया को इस्तेमाल। जब फिक्स की बात करते हैं ना, हम रूढ़ितावादी की बात करते हैं, तो ऑप्शन सीधे सीधे वहीं गलत हो जाता है। कोई भी चीज़ टीचिंग में फिक्स नहीं है, उसको हम अपने आवश्यकता के अनुसार बदलते हैं। जब आवश्यकता के अनुसार बदलते हैं वही टीचिंग है अच्छी। इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉगस, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देके, इस प्रकार से ये जो चीज़ है ना, इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉगस, ये सही है। और जनरेटिंग फियर अमॉन्ग स्टूडेंट्स, डर का भावना बढ़ा के थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग आप यूज़ कर सकते हैं। डर हो गया, फिक्स हो गया, ये जब भी क्वेश्चन में है ना, सीधे सीधे ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देके ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। मोटिवेशन कैसे दे सकते हैं? जब हम आपको इनाम देंगे, अगर मैं कहूँ कि भाई आप 10 नंबर लाइए और आपको 10 डंडे मिलेंगे, ठीक है, जो कि ये होता नहीं है स्कूल्स में नॉर्मल, ये पहले के ज़माने में गुरुजी लोग करते थे। तो 10 डंडे देंगे तो आप क्या 10 नंबर लाएंगे? नहीं। लेकिन मैं कहूँ कि आप 10 नंबर लाइए, आपको मिठाई मिलेगी, लड्डू मिलेगी, तो आप क्या करेंगे? अब सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे? 10 नंबर आप लाएंगे।
जाहिर सी बात है लाएंगे। तो ये मोटिवेशन से होता क्या है, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जाता है, पनिशिंग द चाइल्ड, ये पनिश करके आप मोटिवेशन दे सकते हैं क्या, निगेटिव मोटिवेशन हो जाएगा वो नहीं। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, प्रवीणता अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर, गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, ये भी गलत है। यत्रवत फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, यत्रवत याद करने पर, रोट मेमोराइजेशन, रटंत विद्या घटंत विद्या, रटते जाइए घटते जाइए, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। प्रवीणता फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जब हम मोटिवेशन देते हैं, जब मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड, कैसे जो मोटिवेशन है प्रेरणा को उसको आगे तक रखा जा सकता है, वो क्या कर सकते हैं, जब हम फोकस करेंगे किस पे, मास्टरी पर, प्रवीणता पर, विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को जब हम फोकस करेंगे तो मोटिवेशन क्या हो सकता है, हमेशा चलता रहेगा। एक शॉर्ट मोटिवेशन होता है, जैसे आप किसी वीडियो को देख के मोटिवेटेड होना है, एक इनर मोटिवेशन होता है। तो जब बच्चे अच्छा करेंगे ना तो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। लास्ट में है शर्मिंदगी हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन, can have negative impact on cognition, is very effective to motivate the children to learn, should be generated frequently in teaching learning process। एग्जाम्पल समझो, है ना, हम लोग टीचर्स को क्या बताते हैं, टीचर्स को बताते हैं कि जब आप किसी बच्चे को डांट देते हैं ना, शर्मिंदा कर देते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन आपसे खड़ा होकर कभी क्लास में पूछेगा नहीं, कभी भी आपसे खड़ा होकर क्वेश्चन क्लास में नहीं पूछेगा अगर आपने उसको लज्जित कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। तो ये कॉग्निशन की जब हम बात करते हैं, मेंटल एबिलिटीज़ की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो शर्मिंदगी का संबंध है इससे। अगर आपने उसको शर्मिंदा कर दिया तो फिर आप सीखने का प्रयास नहीं करेगा, आपकी क्लास भी वो छोड़ देगा। हम लोग देखते हैं और देखते आ रहे हैं, इतना टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है कि हमें पता है, हम यही गाइड करते हैं टीचर्स को कि आपको क्या करना है। कभी भी आप किसी बच्चे को निगेटिव कमेंट नहीं कर सकते हैं, कभी आप किसी बच्चे को शर्मिंदा नहीं कर सकते हैं। कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, एकदम सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, वो मन उसका नहीं लगेगा क्लास में। अगर आपने उसको शर्मिंदा कर दिया, वो क्लास में नहीं आएगा, आपसे बात नहीं करेगा, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इज़ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन, कैसे, घंटा इफेक्टिव है यार, कैसे इफेक्टिव है, अभी तुम्ही को हम शर्मिंदा कर देंगे यार, कैसे कपड़े पहन रहे हो, फलाना है ढिमाका है, तुम क्लास में आ रहे हो ढंग से नहीं बैठ रहे हो, और तुमको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, और शर्मा जी के लड़के तो बड़ा क्वेश्चन आता है, शर्मा जी के लड़का तो बड़ा टॉप करता है, तुम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, निगेटिव इफेक्ट आएगा ना, एक निगेटिव इफेक्ट आएगा। तो इज़ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन, कोई इफेक्ट नहीं होता, उससे बच्चा और डिप्रेशन में जाएगा और कंपटीशन की भावना आएगी और वो डिप्रेस हो जाएगा। शुड बी जनरेटेड फ्रिक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, नहीं, एकदम गलत है। जनरेटेड फ्रिक्वेंटली, ये कहाँ से बारंबार पैदा करना चाहिए शर्मिंदगी आपको बार बार, ये देखो ना, तुम एक स्टूडेंट, यहाँ पे एक स्टूडेंट अपने आप को समझो कि तुम शर्मिंदा अगर कोई टीचर आपको करता था, क्या उसकी क्लास आप लेते थे, नहीं लेते थे ना, तो वही चीज़ है। तो ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन इसका जो है ना वो सही हो जाएगा, कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। ठीक है, तो आपका ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये सर। अभी हमने 20 क्वेश्चन देखे, 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको अगले पार्ट में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाइए। आपका जो लाइक है ना, वही है हमारा मोटिवेशन। जो मोटिवेशन की हम बात कर रहे थे ना, वो मोटिवेशन क्या है, यही है, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब हमारा है मोटिवेशन। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।